Students, welcome back. Chapter 10 Respiration in Organisms की ये सेकंड वीडियो है। इस सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम आज सीखेंगे Why do we sneeze? हम छींकते क्यों हैं, छींक क्यों आती है। तो इसमें सबसे पहले जो हम ये सीखेंगे कि जो हमारे नोज है, इसमें जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं और नॉस्ट्रिल के बाद जो नेजल कैविटी होती है, इसमें हेयर होते हैं। ठीक है, हेयर देखे होंगे आपने, आपके भी होंगे, और जो वयस्क हो जाते हैं उनमें अच्छी संख्या हेयर की देखी जा सकती है। तो हमारे अराउंड, हमारे आसपास बहुत प्रकार के जो है अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक के, डस्ट के और पोलेंस। ठीक है, धूल, धुआं और पोलेंस जो होते हैं, पराग होते हैं। तो ये जब हम इनहेल करते हैं, मतलब श्वास अंदर लेते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे नेजल कैविटी में उपस्थित हेयर जो बाल होते हैं उनमें चिपक जाते हैं। ठीक है, और चिपकने के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि ये अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे जो हेयर होते हैं नेजल कैविटी में, उसके बाहर चले जाते हैं, मतलब उसके पार चले जाते हैं नेजल कैविटी के अंदर, और वहां जाकर के वो जो नेजल कैविटी की दीवार होती है वहां जाकर के इरिटेट करते हैं, मतलब एक प्रकार से वो उसमें खुजली पैदा करते हैं, जलन पैदा करते हैं। और इसी कारण से जब वो हमारी नेजल कैविटी में इस प्रकार की खुजली सी होती है, तो इस कारण से हमें छींक आ जाती है। और उस छींकने से क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जो धूल के फ्री जो पार्टिकल्स हैं, या और स्मोक के हो सकते हैं, या जैसे कहीं आपने देखा होगा सब्जी छौंकते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, वो हमारे नेजल कैविटी में प्रवेश करते हैं, और जो हेयर होते हैं और हेयर के पार चले जाने के कारण से, ठीक है, तो इस कारण से वहां पर नेजल कैविटी में जलन सी होती है, और उसको छींकने के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए। व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाई अदर पर्सन्स। ठीक है, जब आपको छींक आती है तो आपको अपने नाक को रुमाल से, किसी कपड़े से उसको ढक लेना चाहिए, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं जो आप बाहर निकाल रहे हैं, वो कोई दूसरा पर्सन, दूसरा व्यक्ति उसको अपने श्वास में अंदर न ले ले। ठीक है, इस प्रकार की हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हम ये पहले सीख चुके हैं मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जो हमारे श्वसन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, तो इसको एक मॉडल के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक बोतल ली है, इसका ये जो माउथ है ये बहुत अधिक चौड़ा नहीं है, और दूसरी साइड से इसको पूरा खोल दिया है, इसकी बॉटम जो है इसको खोल दिया है, और यहाँ पर एक कॉर्क लगा करके इसमें एक ट्यूब लगाई है, और ट्यूब यहाँ पर दो पार्ट में वाई शेप में है ये, और यहाँ पर हमने बलून बांधे हैं दो। ठीक है, इस पर ये ट्यूब है, ट्यूब के दोनों सिरों पर बलून बांधे हैं, और यहाँ पर एक रबर शीट है। ठीक है, रबर शीट है, और इसको हम टाइट करके यहाँ पर चढ़ा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जब ये रबर शीट है, ये रबर शीट को पकड़ करके हम नीचे खींचते हैं, तो क्या होता है, ये बोतल जो है, बोतल का जो ये पार्ट है ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है।
ठीक है, हवा जो है नीचे जाती है और ये यहाँ का पोर्शन खाली हो जाता है, और खाली होने से क्या होता है, ये जो इस बोतल का मुंह है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये ट्यूब है। तो ये ट्यूब में से हवा अंदर एकदम एंटर करती है, और एंटर करके ये जो बलून है ये फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रेशर, एयर प्रेशर पड़ता है इस पर, और ये फूल जाते हैं। मतलब ये हमारे लंग्स को शो करते हैं। क्या है ये? लंग्स। ठीक है, और ये क्या है? डायफ्राम। रबर शीट जो है एक डायफ्राम को शो कर रहा है, और ये जो बलून है ये लंग्स को शो करते हैं, और ये जो है हमारा ट्रेकिया है। एक प्रकार से ये मॉडल है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो जैसे हम इनहेल करने से क्या होता है, ये जब एयर अंदर प्रवेश करती है तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। डायफ्राम के नीचे जाने से यहाँ पर ये स्पेस हो जाता है। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से देखें। जब एक्सहेल करते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर उठता है, और ऊपर उठने से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, और जो ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स की जो एयर है वो इस ट्यूब के द्वारा, मतलब जो ये ट्रैकिया है इसके द्वारा फिर बाहर जाता है, और हमारी नेजल कैविटी से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से ये इनहेलेशन और ये एक्सहेलेशन को शो करता है। ठीक है, अब हम ये सीखते हैं कि व्हाट डू वी ब्रेथ आउट। हम जो श्वास में बाहर निकालते हैं वो क्या निकालते हैं। ठीक है, जैसे इनहेलेशन में हमने सीखा कि हम ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर करते हैं, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक परखनली ली है हमने टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अतिरिक्त हम बीकर भी ले सकते हैं, कोई गिलास भी ले सकते हैं, कोई बोतल भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर जो ये इसका मुंह है, तो इसको यहाँ पर हम एक कॉर्क लगा सकते हैं, या इसका एक लिड हो सकता है, ढक्कन हो सकता है, और उसमें छोटा सा छेद कर लें। ठीक है, और छेद करके क्या करेंगे, उसमें जैसे स्ट्रॉ आ जाए, जिससे हम, आपने देखा होगा होती है कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक हम उसका यूज करते हैं स्ट्रॉ का। तो ऐसी एक इसमें होल कर लेंगे जिससे वो स्ट्रॉ इसके अंदर जा सकता हो। ठीक है, एक अब क्या करा हमने, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर लिया। ठीक है, लाइम वाटर लेने के बाद में हमने मुंह से स्ट्रॉ में ब्लो किया, अपनी मुंह से इसमें जो अपनी एक्सेलेशन मान लीजिएगा, तो उसको हमने यहाँ पर छोड़ा। क्या देखते हैं कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था, तो उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। इट मीन्स कि इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है, अब जब हम एक्सेलेशन या इनहेलेशन करते हैं तो उसमें परसेंटेज क्या होती है, the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air। जो हम श्वास अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है, और जो हम एयर बाहर निकालते हैं, एक्सहेल्ड करते हैं, उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो हम इसमें सीखेंगे। तो जो हम एयर अंदर लेते हैं लंग्स में, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और जब जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट
नाउ वी विल लर्न ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से ब्रीथिंग होती है। अब हम जो अन्य एनिमल्स हैं उनमें किस प्रकार से ब्रीथिंग होती है तो उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि एलिफेंट्स, लायंस, काउस, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में जैसे मानव में लंग्स होते हैं उसी प्रकार से एलिफेंट में, लायंस में, काउस में, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इन सभी में लंग्स होते हैं। इट मीन्स ये सभी हमारी तरह से ही श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, तो हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। अब दूसरे एनिमल्स जो हैं वो किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, कॉकरोच और कॉकरोच के साथ में जो अदर इंसेक्ट्स हैं उन सभी में इसी प्रकार से ब्रीथिंग होती है। मीन्स अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर ये ओपनिंग्स हैं, ये होल से दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये क्या है, स्पाइरिकल्स है। क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। और इनसे जो ये इस प्रकार से ये ट्यूब सी बनी हुई है तो इनको ट्रेकियल बोलते हैं, ट्रेकिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अब होता क्या है, जो ये स्पाइरिकल्स हैं स्पाइरिकल्स से एंटर जो एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू स्पाइरिकल्स एंड गोज इनटू ट्रेकिया। फिर वहां पर ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें वो एयर चली जाती है। फिर जो वहां से आ, एक प्रकार से हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल, या जब वो एक्सहेल्ड करता है तो एक्सहेल्ड करने के टाइम क्या होता है, जो एयर है, जो या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, वो ट्रैकिया से होकर के और जो स्पाइरिकल्स हैं उनसे बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से सभी इंसेक्ट्स में कॉकरोच सहित वो इस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है। तो इसमें मेन श्वसनांग क्या है हमारे, ट्रेकिया एंड स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म्स आपने देखा होगा और चैप्टर 9 में, क्लास 6 के, उसमें हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म्स के विषय में किस प्रकार से ब्रीथ करता है। ठीक है, वो अपनी स्किन के द्वारा श्वसन क्रिया करता है क्योंकि उसमें जैसे हमारे अंदर लंग्स है इस प्रकार से लंग्स नहीं होते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है वो स्किन बहुत नम होती है और स्लिमी होती है, चिकनी, फिसलने वाली। जैसे हम, तो क्या होता है उसमें, जब हम उसको छूते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। तो इसी के कारण से जो इसके बॉडी पर इस प्रकार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, थ्रो फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। अब जो फ्रॉग्स होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं। फ्रॉग्स में भी जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं उस प्रकार से फ्रॉग्स में भी लंग्स होते हैं, बट वो स्किन से भी ये श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। इस कारण से ये जब पानी के अंदर होता है तो उस समय वो इसी से अपनी श्वसन क्रिया करता है, स्किन से। और जब मिट्टी के अंदर चला जाता है उस समय भी
लेकिन जब वो लैंड पर होता है तो उस समय वो लंग्स के द्वारा ही श्वसन क्रिया करता है। ठीक है। Bujo has seen in television programs that whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water, sometimes while moving upwards. Why do they do so? ये हमने पहले भी बताया था कि जो डॉल्फिन या वेल्स हैं उनमें गिल्स नहीं होते हैं। जैसे अदर फिशेज में गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। बट जो डॉल्फिन्स हैं या वेल्स हैं उनमें गिल्स नहीं होते हैं, वो इसी प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं क्योंकि इनमें लंग्स होते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग अंडर वाटर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फिश है, फिश में ये गिल्स है और गिल्स में क्या होता है, जैसे मुंह खोलती है, आपने देखा होगा आप कभी कभी जब आप किसी रिवर के या पॉन्ड के किनारे खड़े होंगे और ध्यान से देखेंगे तो ये बार बार मुंह को खोलती है फिश, है ना। तो क्या होता है, जो वाटर है वो इसके मुंह में जाता है और यहाँ इसके जो गिल्स हैं गिल्स से होता हुआ वो पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर जाता है इससे क्या करता है, वो गिल्स में जो वाटर जाता है तो वाटर से ये गिल्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद में उसी से ये श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये गिल्स से श्वसन क्रिया करते हैं जो पानी के अंदर जीव रहते हैं। ठीक है। जैसे इतने सारे एनिमल्स के विषय में हमने पढ़ा, तो उसी प्रकार से अब हम प्लांट्स के विषय में पढ़ेंगे। प्लांट्स किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी श्वसन करते हैं। वास्तव में जिस प्रकार से हम श्वसन क्रिया करते हैं, अदर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं, प्लांट्स भी उसी प्रकार से जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ठीक है। तो किसके द्वारा करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। रूट्स जो हैं सॉइल से एयर एब्जॉर्ब करती है। ये एयर स्पेस होते हैं, जैसे ये रूट हेयर होते हैं, तो रूट हेयर के अंदर ये यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं, एयर स्पेस होते हैं, तो यहाँ से एयर एंटर करती है। ठीक है। सॉइल पार्टिकल से ये एब्जॉर्ब करती है वाटर। इसी प्रकार से हमने देखा होगा जो लीव्स होती हैं, तो लीव्स में भी स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं और स्टोमेटा के द्वारा जो गैसेस हैं वो आती अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स में, जो लीफ होती है लीफ के अंदर स्टोमेटा। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. जैसे कि सभी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो फूड होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, काहे में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है। इसी प्रकार से प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में मेन चीज क्या है, जैसे लीफ होते हैं तो लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के द्वारा ही जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका एक्सचेंज होता है। ओके। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि सभी जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनर्जी प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो जीवित रहें। ठीक है। जीवित रहने के लिए उनको रेस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो में हमने इसके विषय में
जो हमारा रेस्पिरेशन है या अदर एनिमल्स में रेस्पिरेशन है उसके विषय में सीखा। थैंक यू।